गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आकाश मुझे भी देखो, कैमरे को ही देख रहे हो बस आप। देखो, पहले लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें सीखी वेक्टर्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया वेक्टर क्या होता है, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर के टाइप्स के बारे में हमने बात करी थी, वेक्टर कैसा दिखता है ये भी हमने बात करी थी, एंड वेक्टर के टाइप्स को हमने एक्सप्लेन करा था, है ना। जैसे पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मेन था, मैंने आपको बताया भी था। अब आगे आज हम बात करेंगे सबसे पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एंड तीसरी चीज हम सीखेंगे आपका वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किस किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारा आ गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बोर्ड भी हमने नया लिया है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है। चलो, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर की अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले चीज याद रखना कि जो एंगल होता है दो वेक्टर के बीच का, वो हमेशा 0 से बड़ा इक्वल हो सकता है, ये जो थीटा एंगल है, और 180 से कम होना चाहिए या उसके बराबर भी हो सकता है। 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी आपका, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए दो वेक्टर के बीच का एंगल, और ना ही ये कभी नेगेटिव हो सकता, ठीक है। तो हम इस चीज को पॉइंट बना के लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। पहला पॉइंट, थीटा कांट बी नेगेटिव। थीटा हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड दूसरी चीज, जो थीटा है वो कभी भी ज्यादा, मतलब 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। थीटा कांट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलता है, दूसरी बात, ठीक है। तो याद रखना, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हमें टेल से टेल जोड़ना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो मैंने दे रखा है वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 110 डिग्री मान लिया, 110, ठीक है। और मैं बोला फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बच्चे देखेंगे यार एंगल तो दे ही रखा है सर आपने, फिर भी पूछे जा रहे हो, है ना। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एंगल नहीं होता, एंगल निकालने के लिए टेल से टेल जुड़ना जरूरी है। अब यहाँ टेल से टेल जुड़ रहा है क्या, अब टेल और हेड क्या होती है हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, तो यहाँ टेल से तो भाई जुड़ नहीं रहा, या तो हेड और टेल जुड़ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पावर और भी तो थी वेक्टर के पास कि वो शिफ्ट हो सकता था, शिफ्ट हो सकता था ना, पैरेलल शिफ्टिंग जिसको मैंने बताया था। तो आप इसको शिफ्ट कर दो आगे, ये हमने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, डायरेक्शन नहीं बदली, ना ही मैग्नीट्यूड बदलता है, ठीक है। अब जैसे ही शिफ्ट करूंगा तो देखो ये पूरा क्या बन रहा है भाई, 180 लीनियर पेयर, है ना। तो ये 110 है, तो ये कितना होगा हमारा 70 डिग्री। मतलब हमें दिख तो 110 डिग्री रहा था वेक्टर ए और वेक्टर बीच बी का बीच का एंगल, लेकिन है कितना 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा टेल से टेल जोड़नी चाहिए। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, ठीक है। मान लो और दे देते हैं, चलो पहले इसको रफ कर दो क्योंकि नीचे फिर आपको दिखे ना दिखे, है ना। अच्छा चलो, दिख रहा है, ठीक है। कैमरेमैन कह रहे हैं हमारे दिख रहा है। चलो नेक्स्ट, मान लो एक वेक्टर ए है ये, ठीक है, और एक वेक्टर ये मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं, कितना मान ले, 30 डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 30 डिग्री। इस वेक्टर बी को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपसे पूछ ले कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड द एंगल बिटवीन, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, है ना, या इसको रफ ही कर देता हूँ मैं। देखो ये वेक्टर ए
ठीक है, और ये है वेक्टर आपका बी, इसको वेक्टर बी, ये एंगल हमारा 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अब आपसे पूछ ले फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या रूल है, शिफ्ट कर सकते हैं ना हम, तो क्या करें भाई, इसको पैरेलली शिफ्ट कैसे करें, इसको मैं नीचे ले आऊं, इसको मैं नीचे ला सकता हूं और ये नीचे आके यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, पैरेलली शिफ्टिंग हो सकता है ना, ये नीचे आएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा, है ना, तो वेक्टर ए, ये तो कितना आ रहा है हमारा, ये तो 30 डिग्री आ रहा है, सही है, क्या दिक्कत है, टेल से टेल हमने जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारा था सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ओके, ये हमारा वेक्टर सी है और ये हमारा बना रहा है 30 डिग्री, और ये हमारा वेक्टर डी है और ये हमारा बना रहा है, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, कितना बना रहा है 60 डिग्री। अब आपसे पूछ ले कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड द एंगल बिटवीन, निकाल लेते हैं ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको एंगल बताना है, ठीक है, दूसरा ए एंड सी के बीच में, तीसरा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी के बीच में, ये पूछ लिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, ठीक है। अब यहां पे हमें रिप्रेजेंट करना है वेक्टर ए, देखो आई की तरफ जा रहा है और मैंने आपको आई जे के बताया था, तो इस वेक्टर ए को यहां पे आप शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर ए। वेक्टर बी, तो ये हो गया वेक्टर बी, कोई दिक्कत, जे की तरफ जा रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें क्लियर दिख रही है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सी, देखो तो ये गया सी, ठीक है, सही है ना, टेल टू टेल भी मिल रही है, देख रहे हो यहाँ पे, और ये हमारा 30 डिग्री था, ये वेक्टर सी 30 डिग्री, ठीक है, और ये था हमारा 60 डिग्री वेक्टर डी, ये कितना था हमारा 60 डिग्री, और किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब देखो क्या क्या पूछा था, वेक्टर ए बी 90 डिग्री, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री। वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, तो वेक्टर ए और वेक्टर डी के बीच का तो एंगल दिख ही रहा है हमें कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप उनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डिनोट कर लो, ठीक है, आपको पता चल ही जाएगा कि भाई आई में जा रहा है, जे में जा रहा है, के में जा रहा है, किधर जा रहा है, उधर डिनोट करके आप आराम से सारी चीजें बता सकते हो, ठीक है। बस ये याद रखना कि जो एंगल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और दूसरी चीज क्या, कभी भी 180 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, आप नोट डाउन कर लो, आप भी नोट डाउन कर लो, ठीक है, ओके गुड। अब इसको आगे देखते हैं। तो ये था बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल हम समझ चुके हैं कैसे निकलेगा, अब हम समझते हैं बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है देखो रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर को बांट देना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है भाई, वेक्टर को बांट देना, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब सॉरी वेक्टर को बांट देना, ठीक है, कंपोनेंट ब्रेक कर देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां लिख देता हूं वेक्टर को बांट देना, वेक्टर को बांट देना, ठीक है। थोड़ी मेरी हिंदी वीक है भाई, ठीक है, तो देख लेना आप लोग, वेक्टर को बांट देना।
कोई प्रॉब्लम? रिजोल्यूशन। अब देखो, जैसे मान लो अब मैं तुम्हें बोलूं कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी आदमी ले लेते हैं हम, ठीक है। एक मिनट, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट जाएगा वैसे तो, है कहाँ? ठीक है, अब मान लो, ठीक है, अब मान लेते हैं बेटा कि कोई भी आदमी है, वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है। यहां से आप आराम से बता दोगे हाँ भाई एक्स में जा रहा है। ऊपर जा रहा है वो, आप आराम से बता दोगे कि हाँ भाई वो वाई में जा रहा है ना। बट मैं कहूं कि वो आदमी ऐसे जा रहा है, तो क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर ये तो एक्स में भी जा रहा है और ये वाई में भी जा रहा है, ऐसे ही कहोगे, है ना। मान लेते हैं फोर्स है, फोर्स किसी आदमी ने 10 न्यूटन लगाया, ठीक है, वो भी इस डायरेक्शन में। फोर्स कितना लगाया भाई? 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। मैं चाहता हूं कि वो फोर्स पता चल जाए एक्स में भी और वाई में भी। तो अब क्या करेंगे, इस फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक होंगे। इस फोर्स के क्या होंगे? कंपोनेंट ब्रेक होंगे आप लोगों के। समझ में आई बात? क्लियर? तो देखो भाई, समझते हैं हम। ये मान लो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर मैं बात करूं तो ये एक्स में कितना चला होगा? ये इतना चला होगा, इसकी परछाई यहीं तक आ रही है। ये वाई में कितना चला होगा? तो ये वाई में इतना चला होगा भाई, इसकी परछाई यहीं तक आ रही है, राइट। तो हम इसको मान लेते हैं एफ एक्स, इसको मान लेते हैं यहां तक जो चला है एफ वाई, और ये इसके पैरेलल है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? एफ वाई। कोई प्रॉब्लम भाई यहां तक? अब हम एक दो चीजें लिख लेता हूं मैं, साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और कोस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यही होता है ना बेटा। देखो भाई, तो मेरे को चाहिए एफ एक्स, मेरे को ये चाहिए, तो मेरे को तो बेस चाहिए ना। तो बेस है, तो बेस किस में है? कोस में है। तो हम ये लगा देते हैं कोस वाला। तो देखना यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है? एफ एक्स। देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। तो एफ एक्स अपॉन में ये बेस और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना था? एफ, तो ये आ गया एफ। तो यहां से एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एफ एक्स की वैल्यू आएगी एफ कोस थीटा। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं एफ वाई चाहता हूं तो साइन थीटा लगाऊंगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो एफ वाई बराबर है, तो हम ये वाला लेंगे। तो ये आ गया एफ वाई, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस तो एफ ही है। तो एफ वाई आ गया हमारे पास एफ साइन थीटा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी, उस चीज को ही थोड़ा सोल्व कराया मैंने। तो यहां से मेरे पास एफ एक्स कंपोनेंट भी आ गया और एफ वाई कंपोनेंट भी आ गया। ये रहा एफ एक्स, एफ कोस थीटा, और एफ वाई आ गया हमारे पास एफ साइन थीटा। क्लियर? तो अब ये चीज याद रखना कि जिसके साथ थीटा बनता है, आपको हर बार ये करके नहीं देखना, बस ये चीज याद रखना, जिस भी एक्सिस के साथ हमारा थीटा बन रहा है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा कोस थीटा, एफ कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर हमारा एफ साइन थीटा। ठीक है, माइक चेक कर लेते हैं, माइक बिल्कुल बिल्कुल ओके है। ठीक है बेटा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये हमने कंपोनेंट ब्रेक करा है कि अगर कोई भी मान लो यहां पे फोर्स लगा रहा है, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि एक्स में कितना फोर्स लग रहा होगा और वाई में कितना लग रहा होगा, क्योंकि एक साथ ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसलिए। क्लियर? तो हमारे पास आ गया, समझ में आई बात? अब देखो आगे समझते हैं इस चीज को। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ओके, आप लोगों ने उतार लिया? गुड। ठीक है, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बिल्कुल बेसिक। उसके बाद हम चीजों को थोड़ा और आगे समझते हैं। अब देखो, मान लो बेटा कि मैं कहता हूं कोई पार्टिकल है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहां पे थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 20 कोस थीटा, और यहां क्या आ जाएगा? 20 साइन थीटा। जो भी थीटा एंगल है पुट करना हमें पता चल जाएगा। क्लियर? अच्छा,
मान लो हमारे पास कोई F फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये लग रहा है 10 न्यूटन, और ये लगा रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, क्लियर, नीचे वाला माइनस वाई के साथ। तो मैं चाहता हूं इसके कंपोनेंट ब्रेक कर दो, तो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, तो देखो एंगल इसके साथ बन रहा है, तो ये हमारा आ गया 10 कोस 30 और इसके परपेंडिकुलर 10 साइन 30। कोई दिक्कत भाई? तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। 10 कोस 30 क्या हो जाएगा? कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो 10 इंटू में √3/2 कितना आ गया? 5√3, ठीक है, 5√3 किस में जा रहा है? माइनस जे में, ओके, और ये कितना आ गया भाई? तो 10 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 5 न्यूटन। 5 न्यूटन किस में जा रहा है? बोलो, माइनस आई में, है ना। तो यहां से इस तरीके से आप कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम? और देख लो, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है, फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है, और ये एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब वर्टिकल के साथ बना रहा है, तो ये आएगा हमारा F कोस थीटा, F जो भी है वैल्यू पुट कर लेना, और यहां इसके परपेंडिकुलर F साइन थीटा, ठीक है। समझ ना है? इसको बार बार रिपीट करके देखो आप, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यही है हमारा मेन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसी के थ्रू आप आगे हर एक चीज समझोगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था बेटा, समझ में आया? क्लियर? इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब हम मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है भाई, और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, और कितने एंगल पे लगाया जा रहा है? मान लो 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है, और यहां से भी कोई आदमी है, अच्छा आदमी बना है बिल्कुल, है ना, ऋतिक रोशन बना है बिल्कुल, तो ये लगा रहा है 10 न्यूटन फोर्स, और ये आगे ही लगा रहा है, मतलब इस साइड ही लगा रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि क्या पता चल जाए मेरे को? नेट फोर्स पता चल जाए। क्या पता चल जाए? नेट फोर्स। तो नेट फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी, नेट फोर्स चाहिए अपने को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई? कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो कंपोनेंट देखो, ये F30, तो ये आ गया F cos 30, ये F sin 30, सही है, क्लियर। अब आप ये चीज देख लो कि हाँ फोर्स तो हमारे पास है नहीं, तो फोर्स भी यहाँ 20 न्यूटन लिख लो, ठीक है, फोर्स 20 न्यूटन। तो जब हम यहां पुट करेंगे तो 20 cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये आ गया 10 √3, और ये कितना आ जाएगा? F sin 30, तो ये है 20 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया 10 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन तो ऊपर लग रहा है, और आई एक्सिस में कितना लग रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में कितना लग रहा है? 10 √3, और एक और भी तो लग रहा है, कितना लग रहा है? 10 न्यूटन ऑलरेडी एक पीछे से लगा रहा है ना। तो मैं चाहता हूं कि ये बताओ, बॉडी आगे जाएगी तो वो किस फोर्स से जाएगी, है ना, वो किस फोर्स से जाएगी? तो सिंपल सी बात है, 10 √3, सॉरी 10 √3 और प्लस में 10, यही आएगा ना, और दोनों को ऐड करके क्या लगा दोगे? आई क्या, यही बोलोगे। तो भाई एक्स एक्सिस में तो इस फोर्स से जा रही होगी, और अगर मैं नेट फोर्स की बात कर लूं, मतलब पूरे को ही अगर मैं आई और जे में दिखा दूं, तो 10 √3 + 10 एंड प्लस में 10 न्यूटन, मतलब वो आ जाएगा हमारा जे का। तो इस तरीके से तो नेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना, ये तो क्या हो गया हमारे पास? नेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग।
समझ आई बात? ठीक है, देखो इसको रफ कर लेना, सॉरी इसको उतार लो आप लोग। अब आगे देखो, तो ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, देखो वेक्टर एडिशन के कई तरीके हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहला ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर मान लो हमारे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं वेक्टर बी। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है भाई? पहले का देखो, मान लो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। कैसे क्या करना होता है? जो पहला वेक्टर है उसके टेल और जो दूसरा वेक्टर है उसके हेड, जो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का मतलब फिजिक्स में होता है आंसर। एक तरीके से यहां पर अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो उसको आप क्या बोलोगे? आंसर। ठीक है, तो हमें वो लाइन ज्वाइन कर देनी है, वो वेक्टर ज्वाइन कर देना है जो रिजल्टेंट आप बना रहे हो। रिजल्टेंट का हेड दूसरे वेक्टर के हेड से मिलना चाहिए और रिजल्टेंट का टेल पहले वेक्टर के टेल से मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये वेक्टर आर आ जाएगा और हम इसको बोल देंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों का सम आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सेकंड अगर हम बात करें पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ की अगर हम बात करें भाई, तो पॉलीगन लॉ में क्या हो जाएगा? देखो यहां देख लो आप, हमारे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक है, और वेक्टर सी है और वेक्टर डी है। मतलब ट्रायंगल लॉ में तो दो वेक्टर मिलते हैं हमें, उनका एडिशन करना पड़ता है, और पॉलीगन लॉ में दो से ज्यादा मिल सकते हैं हमें, है ना। तो ए से बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्या करूं मैं? डायरेक्ट रिजल्ट निकल जाएगा इनका, है ना। तो ये क्या आ गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि भाई सी और डी को भी तो ऐड करना है, तो सी और डी को कैसे ऐड करेंगे? बोलो, वेक्टर सी और डी, तो मैं ये डायरेक्ट इसका क्या कर दूंगा? रिजल्टेंट हो गया, है ना। तो इसको R1 बोल लो, इसको R2 बोल लो, तो ये आ गया वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये R2 आ गया। क्लियर? और अगर हम सबको ऐड करेंगे मतलब टोटल रिजल्टेंट, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। क्लियर? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो भी आपका रिजल्टेंट होता है वो पहले वेक्टर, रिजल्टेंट का टेल पहले वेक्टर का टेल, ठीक है, रिजल्टेंट का हेड दूसरे वेक्टर का हेड, ज्वाइन करना है आपको, वो आपका रिजल्टेंट बता देगा। क्लियर? रिजल्टेंट मतलब आंसर। तो ये हो गया हमारा पॉलीगन लॉ। तीसरा, थर्ड समझते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा क्या समझते हैं भाई? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। देखो तुम ऐसे बैठे हो चुपचाप, तुम्हारे शक्ल देख के मुझे हंसी आ रही है, तुम्हें भी आ रही है? हंस नहीं पा रहे कैमरे की वजह से, है ना। चलो, पैरेललोग्राम लॉ में क्या होगा भाई? देखो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये है, तो पैरेललोग्राम में हम इसको पहले हम यहां शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये मैंने शिफ्ट कर लिया, तो ये वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, और यहां पर और ड्रॉ कर लेता हूं, ये भी हमारा वेक्टर ए है। और अगर मैं ये जोड़ दूं टेल से टेल और हेड से हेड,
तो हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। क्या बन जाएगा भाई, रिजल्टेंट। और मान लेते हैं पूरे के बीच का जो एंगल है वो हमारा थीटा है, थीटा एंगल है, या अल्फा एंगल मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, अल्फा एंगल। ठीक है, तो मेरे को पैरेललोग्राम लो निकालना है, मतलब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर लो, इस वेक्टर बी को मैं अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर। तो ये 90 डिग्री बना रहा है हमारा, और ये अल्फा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये भी अल्फा ही होगा। सिंपल सी बात है ना। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो मैं कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूं। ये कितना होगा हमारा, तो ये अल्फा है ना, तो ये कितना होगा, और ये वेक्टर बी है, तो ये क्या होगा हमारा, बी कोस अल्फा, है ना, और इसके परपेंडिकुलर हमारा ये क्या हो जाएगा, बी साइन अल्फा। कोई प्रॉब्लम भाई, ये अल्फा के साथ और उसके परपेंडिकुलर, यही तो होगा। अब हम क्या करते हैं, अब मैं पूरे को इसका नाम दे देता हूं एम एन ओ, ठीक है। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल एम एन ओ, एम एन ओ ट्रायंगल के अंदर देखो, ये हमारा हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, सही है। तो लगा देते हैं फॉर्मूला भाई, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब एम ओ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एन ओ का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब एम एन की बात करेंगे भाई, एम एन, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, है ना। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओ, तो वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी कोस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन ओ, तो बी साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब नॉर्मल बेटा इसको सोल्व करना है हमें, ठीक है, यहां सोल्व कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें आपका क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, क्या होता है फॉर्मूला 2ab, और साथ में कोस अल्फा है, ठीक है, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहां से देखने को मिल रहा है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाता है आपका। तो मैं डायरेक्ट रिजल्टेंट लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फा, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर अगर हट जाएगा तो इस पे चला गया रूट 2ab कोस अल्फा, तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसमें कोस आ रहा है ना, तो इसको लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ कोसाइन भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कोसाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कोसाइन भी कहते हैं। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, वेक्टर पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन भी चाहिए होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम नॉर्मल एक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डायरेक्शन मान लो ये रिजल्टेंट है, इसके साथ मतलब जो हमारा रिजल्टेंट है ए के साथ एंगल थीटा है उनके बीच का, ठीक है। हमें डायरेक्शन चाहिए, तो पहले इसको आप उतार लो, फिर उसके बाद मैं रफ करके डायरेक्शन सिखाता हूँ, ठीक है। देखो आगे, एक बार डायग्राम दोबारा बना देते हैं क्योंकि डायरेक्शन फिर आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। तो क्या था भाई, वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, पैरेलली शिफ्ट करा था वेक्टर बी, और ये हमारा वेक्टर ए, ये हमारा रिजल्टेंट था, ये पूरा अल्फा था और ये थीटा था, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है, और ये हमारा भी अल्फा ही था, तो ये था बी कोस अल्फा और बी साइन अल्फा वेक्टर बी, ठीक है, ये था हमारे पास। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होता है, परपेंडिकुलर क्या है बी साइन अल्फा
और बेस क्या है, तो वेक्टर ए प्लस बी कोस अल्फा, ये वेक्टर के साइन लगा लेना पिछले में भी। तो ये हमारे पास डायरेक्शन दे देता है, क्या दे देता है, डायरेक्शन। ओके, तो ये आपका वेक्टर एडिशन था, बिल्कुल बेसिक। तो दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है वो बताया मैंने, दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर अगर आपको मिल जाए तो वो कैसे ऐड होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ठीक है बेटा, कितने मिनट की वीडियो बन गई हमारी, 31। हाँ, तो ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकते बेटा। बाकी जो इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह है, अच्छे क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।